शुरू कर दी। अब हो रही है ना रिकॉर्डिंग जी। तो मैं कह रहा था कि आज हमने पढ़ लिया हाँ जी, ब्रूनर एमट एंड टेलर इक्वेशन। ये भी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। अगर आपको याद हो कि हमने जो पिछली लैंगमार एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ी थी उसमें हमें एक दो चीजों का सामना था। हमने उसमें जो फॉल्ट्स निकाले थे या जो सक्सेसेस डिस्कस की थी वो आपके माइंड में होंगी। उस पर चले मैं अभी नहीं जा रहा, ठीक है, आपके ज़हन में वो बातें हैं। ये ब्रूनर एमट एंड टेलर ने जो थ्योरी या जो इक्वेशन प्रपोज की उसमें एक तो ये कि बैकग्राउंड में अगर जाए इस थ्योरी के, ये थ्योरी तो बाद में पेश की गई, जो बेट इक्वेशन थी ये तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले 1815 में डी साउसुअर नाम का एक शख्स था, उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि ये जो लैंगमर ने सिर्फ यूनिमालिक्यूलर लेयर का कॉन्सेप्ट दिया है वो ठीक नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। उसने इस चीज को 1815 में डिस्कस किया, सजेस्ट किया। उसने कहा कि सिर्फ यूनिमालिक्यूलर लेयर नहीं बनती बल्कि पॉलीमालिक्यूलर लेयर या मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है जब एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। अच्छा, इसी चीज को फिर बाद में दो लोग थे, यूकन एंड पोलानाई, इन्होंने उस जो मल्टी लेयर फॉर्मेशन या जो प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर में हो रही थी उसकी क्वांटिटेटिव फार्मूलेशन पे काम किया। यानी उसका कोई फार्मूला दिया कि इतनी क्वांटिटी का इफेक्ट पड़ता है जब प्रेशर चेंज हो, और उन्होंने मल्टी लेयर की बात की। ठीक हो गया जी। लेकिन ये जो ब्रूनर एमट एंड टेलर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों से हटके, ये जो सॉफ्टवेयर और दूसरे लोग थे जिन्होंने फार्मूलेशन या फार्मूलेटेड फॉर्म में कॉन्सेप्ट को बताया, इनसे हटके उन्होंने जो लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी उसी को फर्दर एक्सटेंड किया। लैंगमर ने सिर्फ यूनिमालिक्यूलर का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो जो मल्टी लेयर है उसमें उन्होंने फिर कहा, यानी यूनिमालिक्यूलर लेयर वाला एक पॉइंट उन्होंने लैंगमर का नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि मल्टी लेयर होती है, लेकिन बाकी जो फिनोमिनास, बाकी जो डायनेमिक्स थी जो लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में थी। एक मिनट होल्ड करिए, ये मुझे ऑफिस से फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, डॉक्टर इमरान इरफान बोल रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जैगम साहब। जी जी सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। असल में हमने ना ओरिएंटेशन करवाई थी और बच्चे आए भी थे, ये शायद मिस हो गई होंगी। अच्छा, कोई कोई ऐसी बात नहीं, आप ना अगर काइंडली इनको कहें या मेरे नंबर पर रब्ता कर लें, या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बता दें, मैं एक जी आर का नंबर भेज देता हूँ, उस पर ये रब्ता करेंगी, ग्रुप में ऐड हो जाएंगी, उन्हें कहेंगी कि क्लास के ग्रुप में ऐड करें। जी हाँ चले, सही है, फिर आप उन्हें मेरा नंबर दे दे, मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ जी, बेहतर होगा। ओके सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। यूनी नहीं क्लोज हो रही, किसने कहा आपको? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटीज क्लोज होने का मतलब ये कि तादाद कम हो, और उसमें आप रो रही हैं तो आप वैसे घूम आए, मिल आए घर वालों से। एक मिनट होल्ड करिएगा। अभी हमारा ना यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन जो मुझे, जितनी मुझे समझ आया ना, जितना मैं जी, जो मुझे समझ है वो ये है कि एमफिल और पीएचडी की क्लासेस होती रहेंगी। बाकी तो ऑनलाइन पहले ही बाकी को बच्चे आ रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी तो वैसे वाईफाई का फॉर्म पड़ा होता है ऑनलाइन ना, कोऑपरेटर से भी मिल जाता है, फिल करके तो अपने सीआर को दे दे। आप सीआर हैं, जी आर हैं, क्या है? लड़की हैं फिलहाल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सीआर है।
इनको दे दे, नौजवान सिया, और इसमें नो इंग्लिश वाला है मेरे ख्याल। हाँ जी, इनको दे दे सारी क्लास जी। मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। नहीं, और आप लोगों की क्लासेस होंगी अभी ना, मेरी ये क्लास चल रही है, इसके बाद आपकी क्लास है, मैं आता हूँ फिर। अजहर साहब भी है, उनकी भी है ना? हाँ, पहले वो लेंगे शायद क्लास, अजहर लेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, कल उन्होंने मुझे कॉल की थी, कह रहे थे कि मैं जुमेरात को मैं क्लास लेना चाहता हूँ। ठीक हो गया जी, प्लीज। हाँ जी, बात हो रही थी। ये राबिया, दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज, और परेशान नहीं हो, कोई ऐसा है नहीं, ठीक है? चलें। हाँ जी, कौन से स्टूडेंट्स की क्लास? ये एमफिल वाले हैं यार, एमफिल वाले हैं, कह रहे हैं कि हमें क्यों, यानी आप लोगों ने बाउंड किया हुआ है कि कोरोना की सिर्फ बीएस फाइनल वालों को भी चाहिए। नहीं, सर बीएस फाइनल 7 वाले घर पे बाकी सारी ही, इसमें है। आप लोग घर पे ही मैं रहेंगे, भी बुला आप लोगों को नहीं बुला रहे। अभी कोरोना की सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, तो फिर आप लोगों की जिंदगियां अजीज हैं हमें। अच्छा, हम बात कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा कि ये जो लैंगवर की थ्योरी थी, उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया, लेकिन कहा कि मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन है। इस बेट इक्वेशन में जो चंद पोस्टुलेट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहला पोस्टुलेट तो ये हो गया कि पॉलीमॉलिक्यूलर लेयर, यानी मल्टी लेयर कह लें, या पॉलीमॉलिक्यूलर इन थिकनेस होगी। द एडजॉर्ब्ड लेयर, ये अगर आप बिलफरज लिख रहे हैं, सपोज 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 तो पहला पॉइंट जो है ना, ये आप लिख सकते हैं कि द एडजॉर्ब्ड लेयर में बी पॉलीमॉलिक्यूलर इन थिकनेस। ठीक है जी, ये पोस्टुलेट क्लियर हो गया या इसमें कोई मसला है? यस सर, हो। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो लैंगमॉयर की बाकी अजम्पशंस थी वो हर लेयर में एप्लीकेबल रहेंगी। वो हर लेयर में एप्लीकेबल रहने वाली अजम्पशंस क्या हैं? वो ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन वाला सीन होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, एक साइड पे एक मॉलिक्यूल बैठेगा, और कोई और फिनोमिना नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है जी, और सरफेस यूनिफॉर्म होगी। ये जो अभी मैंने बेट को डिस्कस करने से पहले आपको रिपीट भी किए वो पोस्टुलेट्स, कि लैंगमॉयर की जो अजम्पशंस थी अपनी थ्योरी में, वो इनकी हर लेयर में एप्लीकेबल रहेंगी। तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जो इक्विलिब्रियम है वो सक्सेसिव लेयर में एस्टेब्लिश होगा। सक्सेसिव लेयर्स में एस्टेब्लिश होने का मतलब ये कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा। और रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका? मसलन जो पहली लेयर बनी, जो पहली लेयर बनी कंडेंस हुई, उस वो कंडेंसेशन है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसमें से इवेपोरेशन भी होगी। तो वो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन आपस में एक स्टेज पे इक्वल होंगे, जिसे हम, आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। ठीक है जी। एक और पॉइंट, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हर लेयर में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इन्वॉल्व्ड इन ईच लेयर, यानी हर एक में कुछ ना कुछ हीट का चक्कर होगा, चाहे वो रिलीज हो रही, चाहे वो इवॉल्व हो रही, या चाहे यूटिलाइज हो रही। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हर एक लेयर में इन्वॉल्व होगी। एक पॉइंट ये भी है कि जो हमारे पास, अब जरा समझिएगा, मैं जो बात करने लगा हूं इस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को काइंडली आप समझेंगे। अभी मैं ये कहने लगा हूं कि जो हमारे पास हमारे पास पहली लेयर बनेगी, सपोज वो तो कोई मटेरियल गैस का होगा, और किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जो कि कोई और मटेरियल है वहां पे एडजॉर्प्शन होगी। और जो मल्टी लेयर में पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनी वो, और दूसरी के ऊपर तीसरी, और तीसरी के ऊपर चौथी, और इस तरह से वो जो सारी ऊपर वाली लेयर्स बनी, जो लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5 एंड सो ऑन, जितनी भी लेयर्स बनी,
उन सब में तो चूंकि मटेरियल एक जैसा है, गैस ही है, तो उसका बिहेवियर, उसका की डायनेमिक्स हर एक ऊपर वाली लेयर में सेम होगी, लेयर नंबर 2 में, लेयर नंबर 3 में, लेयर नंबर 3 4 5 6 जो भी। लेकिन जो पहली लेयर है, चूंकि उसका इंटरेक्शन हो रहा है एडजार्बेट और एडजार्बेंट का आपस में, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा बाकी लेयर्स से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली लेयर बनी उसकी हीट ऑफ एडजार्प्शन डिफरेंट होगी, और जो बाकी लेयर्स की हीट ऑफ एडजार्प्शन है वो आपस में सेम होगी। समझ रहे? लेयर नंबर 2 की लेयर नंबर 3 के साथ, लेयर नंबर 3 की 4 के साथ, 5 6 7 वगैरह वगैरह वगैरह, वो जो ऊपर वाली सारी हीट या एनर्जी इन्वॉल्व्ड है वो सारी एनर्जी सेम होंगी। लेयर नंबर 2 की 3 4 5 6 7, ऊपर चाहे 100 लेयर्स बनी है, जितनी भी लेयर्स बनी है उनको मैं n नंबर कह लूं या i नंबर कह लूं, जो भी इंटीजर के हिसाब से ith लेयर बनी, हर एक की एनर्जी सेम होगी सिवाय पहले वाली लेयर की। पहले वाली लेयर का मजाज मुख्तलिफ है क्योंकि इंटरेक्शन एडजार्बेट और एडजार्बेंट के दरमियान हो रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, ये आप खुद से लिख लें कि हीट ऑफ एडजार्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर वुड बी डिफरेंट देन द हीट ऑफ एडजार्प्शन फ्रॉम अदर लेयर्स, और लेयर्स के साथ ब्रैकेट में लिख लें लेयर नंबर 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अच्छा, एक और पॉइंट कि जो हमारे पास इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो पॉइंट्स जिस तरह लैंगमॉयर के थे, जो बेसिक्स थी, काइनेटिक पिक्चर जो थी, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगी। यानी जिस तरह हमने उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को आपस में इक्वल किया और हम इक्वेशन को लेके चले, इसमें भी काइनेटिक्स की पिक्चर इसी तरह हमारे सामने रहेगी और डेरिवेशन हम करेंगे। और कंडेंसेशन ही प्रिंसिपल फोर्स है एडजॉर्प्शन के लिए। ये पोस्टुलेट्स हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट मैंने कहा कि पॉलीमॉलिक्यूलर या मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि लैंगमॉयर के जो अजम्पशंस हैं वो हर एक लेयर में एप्लीकेबल होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा हर सक्सेसिव लेयर में, और रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल होंगे और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि चौथा पॉइंट है, वो मैंने ये कहा कि हर एक लेयर में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व होगी। और फिर मैंने ये कहा कि जो पहली लेयर है उसका मजाज मुख्तलिफ होगा, उसकी डायनेमिक्स मुख्तलिफ होगी, उसकी एनर्जी मुख्तलिफ होगी एज कंपेयर टू रिमेनिंग लेयर्स या अदर लेयर्स। तो इसका मतलब ये भी है कि जो पहली लेयर के बाद वाली लेयर्स हैं, तो आप यूं लिख सकते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट लेयर द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। यानी बाद में तो आप समझें कि जो बाद वाली लेयर्स बन रही हैं, जिस तरह वेपर कंडेंस होते हैं, जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल आपस में बैठे कंडेंसेशन प्रोसेस है, वही जो गैस के मॉलिक्यूल कंडेंसेशन के लिए जितनी हीट इन्वॉल्व होती है उतनी ही मल्टी लेयर फॉर्मेशन में हर लेयर में इन्वॉल्व हो रही होगी, और उसे हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन पहली लेयर का सीन मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट होगी। अच्छा, आगे मैंने कहा कि कंडेंसेशन फोर्सेस आर द प्रिंसिपल फोर्सेस इन एडजॉर्प्शन, और एक मैंने कहा कि काइनेटिक पिक्चर जो कि लैंगमॉयर में थी वही एग्जिस्ट करेगी, और उसी तरह हम आगे इसको लेके चलेंगे। यानी ये हमारे पास लैंगमॉयर वाला ही मेन चलेगा, उसी को एक्सटेंड करेंगे कॉन्सेप्ट को। अब एक चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। असल में जो आज इक्वेशन है ना वो थोड़ी है ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले अब उसने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें जो पहली इक्वेशन है, ये जो सबसे पहली रो आपको, चले मैं उधर साथ साथ कोशिश करता हूं। हाँ यहाँ पे ठीक है जी, ये चीज, हाँ ओके,
हाँ जी, ये आपको इक्वेशन नजर आ रही है स्क्रीन पे? यस सर। ये पहली इक्वेशन है और इसमें आप जरा समझिएगा कि ये इस साइड पे जो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये एक फैक्टर है और दूसरी साइड पे जो हमारे पास है वो दूसरा फैक्टर है, यानी एक कंडेंसेशन है और एक हमारे पास इवेपोरेशन है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में सबसे पहले ये जरा समझिएगा कि जो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन है, रेट ऑफ कंडेंसेशन या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हमारे पास डिपेंड कर रहा है, एक मिनट होल्ड करिएगा जी। जी होंगे, हाँ जी हो रहे हैं। 25 को भी है प्रैक्टिकल, वो भी होगा 26 को, वो जारी रहेंगे जी, बिल्कुल जारी रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इसमें जरा ये देखिएगा कि हमारे पास जो एक आपको नजर आ रहा है S0, S1, S2 वगैरह आगे नजर आएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि सपोज आप एक ना ब्लैंक सरफेस कंसीडर करें, आपकी टेबल पे बिल्कुल कोई चीज नहीं पड़ी, तो इसका मतलब है कि ये आपका एडजॉर्बेंट है। हाँ जी, मसलन आपका जो सरफेस है बिल्कुल एम्प्टी है। बात को फॉलो कर रहे हैं? मैं ना आज असल में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन अभी तक बना नहीं सका, मैं काम कर रहा था, फिर टाइम हो गया, बीच बीच में ये इंटरप्शन हो रही थी, तो मैं को जी कल ले लीजिएगा लेक्चर। नहीं नहीं नहीं, लेक्चर असल में ना आगे कल परसों तरसों 5-6 दिन आगे ड्यूटी है। ओके सर। हाँ, लेकिन मैं आपको बेसिक इसकी समझाता चलूं, बेसिक पहले समझ लें कि सपोज आपके सामने ना टेबल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली, तो उसमें आप कहेंगे कि जो सारे का सारा एरिया है, सरफेस एरिया जो एम्प्टी है, जिस पे कोई एडजॉर्प्शन नहीं है, वो S0 है, यानी S फॉर सरफेस एरिया है। वो सरफेस जिस पे कोई एडजॉर्प्शन नहीं हुई, मैं उसे S0 के नाम से मंसूब कर रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सर हो गया सर। S1 क्या है? सपोज के थोड़ी सी कहीं पे एडजॉर्प्शन हुई है, एक लेयर बनी है। सर जी दोबारा थोड़ा नेट। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, चले मैं कोशिश करता हूं कि आपको कैसे बताऊं। वेरी गुड, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे सामने आने लगी है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं समझा सकूं। इसको मैं जरा कैम को ऑन करता हूं आपको समझाने के लिए। ये जरा देखें कि वीडियो स्टार्ट हुई है, वीडियो स्टार्ट यस हुई है? सर। नो यस सर। सर अब अभी यस सर। आप नजर आ गए। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जरा, अब आपको मेरा टेबल नजर आ रहा है ऐसे ही? यस सर। वेरी गुड, यही असल में हमारा ये जरा आप इसको साइड में देखिए। हाँ जी, आपको टेबल सामने नजर आ रहा है? यस सर। ये ठीक हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं, सपोज कि ये आपकी सरफेस है और जिस पे एडजॉर्प्शन हुई पड़ी है, ठीक है? यस सर। अब आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक पेज है, ये सिर्फ समझ लें कि एक पेज है और इस जगह पे सिर्फ एक पेज मैंने रख दिया। ये जितना एरिया इसने कवर किया इस सारे टेबल पे, एक पेज कहीं कहीं पे भी अगर पड़ा है, किसी किसी जगह जिस जिस जगह पे पड़ा है, और चाहे उसकी
उसका एरिया, मसलन ये डिफरेंट पेज का एरिया है, और मैं कहता हूं कि यहां पे ये भी बड़ा है, ये अलहदा एक जगह पे मैंने रख दिया। हाँ जी, अब इस टेबल पे ये जो खाली जगह है ना, ये S0 है, S0 है, यानी एम्प्टी है, यहां पे कोई एडजॉर्प्शन नहीं हुई। ये जो आपको ब्राउन कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये S0 क्लियर हो गया। यस सर। ये जो जहां पे एक पेज पड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये S1 है, यानी सरफेस एरिया जो कि पहली लेयर ने एडजॉर्प्शन के थ्रू कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पेज का सरफेस एरिया मैं ये वाला मेजर कर लूंगा, और साथ में ये भी, ये दोनों मिला के जितनी सरफेस बनेगी ये S1 होगी। और एक मिनट होल्ड करिएगा ये बीच में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर इमरान खान बोल रहा हूं। इस तरह की ओरिएंटेशन हो चुकी है। आप जैगम साहब के हवाले से बात कर रही हैं, अभी कॉल आई थी उनकी मेरे ख्याल में। अच्छा, आप रेगुलर क्लास में या सेल्फ सपोर्ट में? सेल्फ सपोर्ट में। आपको एक नंबर भेज रहा हूँ GR का, उनका नाम है GR का क्या नाम है, अक्सा जलील, ठीक है, अक्सा जलील नाम है, GR है, BS1 सेल्फ सपोर्ट की। उन्हें आप राब्ता करें, कहें कि ग्रुप में मुझे ऐड कर लें, और ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन आती है। जूम आप इंस्टॉल कर लें, जूम पे क्लासेस हो रही हैं। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो अक्सा जलील आपको गाइड कर देगी। फिर फर्दर अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकती हैं, लेकिन वो ज्यादातर आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। चले, मोस्ट वेलकम। आप अगर काइंडली अभी चले, मैं अभी भेज देता हूँ आपको नंबर ना। ओके, होल्ड करिएगा भाई। हाँ जी, बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि ये वाला सारा जो खाली हिस्सा है, इसको तो मैं जहां जहां पे मेरा हाथ है, ये S0 या S0 है। लेकिन अभी ये वाला जो एक पेज ने कवर किया हुआ है, यानी एक एक मॉलिक्यूल जहां पे भी है, और मैंने कहा कि वो सरफेस एरिया सारे का सारा दिस प्लस दिस, ये सारा S1 है, ये S1 हो गया। जहां जहां पे एक एक मॉलिक्यूल की एडजॉर्प्शन हुई वो सारा एरिया, सरफेस एरिया S1 कहलाएगा। और वो वाला एरिया कि जहां पे दो मॉलिक्यूल, यानी दो लेयर्स बनी हुई है मॉलिक्यूल्स की, मसलन एक ये और इसके ऊपर ये भी लेयर बनी हुई है, ये दूसरी लेयर, तो फिर ये वाला सरफेस एरिया जहां जहां पे डबल लेयर है वो S2 होगा। और अगर बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ये वाला खाली हिस्से को मैंने S0 का, इसको मैंने S1 का, इसको मैंने S2 का, कहीं और पे S3, S4, S5, ये वाला जो है, ये सपोज अब मैं कह रहा हूं यहां पे 100 पेज है, ये जो जगह है ये 100, ये S100 होगा। और यहां पे सपोज ये वाला जो हिस्सा है जहां पे ज्यादा, ये S200 हो गया, ये S300 हो गया। इस तरह जितनी लेयर्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स, जितनी लेयर्स बनी हुई है, उसका वही नंबर S के हिसाब से है, यानी सरफेस 0, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस, इस तरह ये 100, 200 वगैरह वगैरह। और जो सबसे बड़ी लेयर होगी उससे हम कहेंगे कि वो, हाँ जी, SI, जो सबसे मैक्सिमम लेयर है, टोटल जितनी लेयर्स है। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज, हाँ जी, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है,
रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड कर रहा होगा? इसने ये कहा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं, अभी बात समझे। ये जो इस साइड पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, Yes, sir. S0 है एम्प्टी सरफेस, और P साथ है प्रेशर, और ये A1 है एडजॉर्प्शन, पहली लेयर की एडजॉर्प्शन का कोई कांस्टेंट। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे A1PS0 है, ये असल में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन एम्प्टी सरफेस, या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर फर्स्ट लेयर। अब जरा समझिएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो सरफेस एरिया कितना खाली है, उसको कितनी सरफेस मिल रही है, और दूसरा प्रेशर। लैंगमार ने यही नहीं कहा था, लैंगमार ने यही कहा था कि प्रेशर पे डिपेंड करता है और अवेलेबल सरफेस पे। ये अवेलेबल सरफेस है S0, और साथ में प्रेशर है, और साथ में ये जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड S0, यानी जो एम्प्टी अवेलेबल सरफेस है, और फिर ये साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो ये A1 यानी जो असल में हमारे पास कांस्टेंट है एडजॉर्प्शन का, ये होगा। और दूसरी साइड पे ये इक्वल है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के। डिजॉर्प्शन क्या होगी? डिजॉर्प्शन होगी, अब जरा बात समझिएगा, ये जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो तो डिपेंड कर रहा होगा कि खाली सरफेस कितनी है। अब ये सबसे पहली लेयर की हम बात करें, तो वहां पे तो S0 यानी एम्प्टी सरफेस की बात हो रही, लेकिन अब मॉलिक्यूल ऊपर आते जा रहे हैं, तो फिर डिजॉर्प्शन किस में से होगी? डिजॉर्प्शन होगी जो पहली लेयर बन गई कि वो कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया, कितनी फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर हुई। तो इसका मतलब है कि डिजॉर्प्शन डिपेंड कर रही होगी S1 पे, उसी लेयर की एडजॉर्प्शन डिपेंड कर रही थी S0 पे, और डिजॉर्प्शन डिपेंड कर रही है S1 पे। ये बात समझ आ गई Yes, sir. कि नहीं आई? जी आ गई। अच्छा सर आ गई है। अब डिजॉर्प्शन जो है, यानी ये राइट हैंड साइड पे RD है, और इसमें जो ये E1 लिखा हुआ है, ये लेयर नंबर 1 में इन्वॉल्व्ड एनर्जी है, कि जो लेयर नंबर 1 में एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो कितनी है, उसके एक्सपोनेंट ये यहां पे काउंट करेगा। तो ये B1 जो है ये डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट है। तो इसने इक्वेशन ये दी कि A1PS0 इज इक्वल टू B1S1, और एनर्जी का इसका सॉरी एक्सपोनेंट में E1 ओवर RT, इसमें R आपको पता है गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। अगर याद करें लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो लैंगमॉयर ने इक्वेशन तो सारी बता दी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसी एक पे, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंडेंसेशन का एक्सटेंट या डिजॉर्प्शन का एक्सटेंट मुख्तलिफ हो जाता है। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़े तो डिजॉर्प्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए डिजॉर्प्शन में टेम्परेचर का भी लेना देना है, और ये कि एनर्जी कितनी इन्वॉल्व है, ये एनर्जी कितनी इन्वॉल्व है, इसका भी लेना देना है, और वो इस इक्वेशन के थ्रू है, यानी एक्सपोनेंट ऑफ E1 RT। अब जो सेकंड लेयर बनेगी, ये सबसे पहली लेयर की बात थी। अब जरा लेयर नंबर 2 की बात करते हैं। लेयर नंबर 2 में अब दूसरी लेयर बननी है, तो हम देखेंगे कि S1 कितनी बन चुकी है, क्योंकि S1 जितनी ज्यादा होगी उतनी S2 के लिए अवेलेबल प्लेसेस होंगी। जी तशरीफ ले सर, डॉक्टर साहब ये ले, हुक्म करें,
मार्कर कौन सा? बोर्ड मार्कर। बोर्ड मार्कर तो उनके पास है, सीआर के पास है, जो नाम मुझे ज़हन में नहीं। कितनी देर लगाएंगे डॉक्टर साहब? अच्छा चलें ठीक है, फिर मेरी भी क्लास है शायद। नहीं नहीं, अगर आप ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं, आप भी नहीं चाहते, चले कोई मसला। ओके ओके, ठीक है जी। अच्छा हाँ, बात हो रही थी, अब इस पॉइंट को जरा समझिएगा। मैंने कहा कि जो